मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव सीएलसी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमारा 34वां लेक्चर है, 34। याद हो तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बेटा कि कार्डियक एक्टिविटी को ईसीजी पर कैसे रिकॉर्ड किया जाए। तो आज मैं उसी की ईसीजी की थोड़ी सी इलेबोरेट फॉर्म डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा उसे विस्तृत रूप में समझाने की कोशिश करूं। ईसीजी, इसी को ईकेजी के नाम से भी जानते हैं। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक ग्राफिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रिकॉर्डिंग है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की रिकॉर्डिंग्स आती हैं। इस तरीके एक कागज के एक स्ट्रिप पर इस तरीके की रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। इसके बारे में सबसे पहले इन्थोवेन ने बताया था। इसके अंदर जो लीड्स होती हैं वो मेनली 3 लीड्स हैं। एक लेफ्ट रिस्ट, दूसरी राइट रिस्ट और तीसरी लेफ्ट एंकल। बाईं कलाई, दाईं कलाई और बायां टखना पार्ट जो होता है उस पर इसको बांधा जाता है। इन्थोवेन ने यह भी बताया चार्ज या आवेश के आधार पर 2 तरीके की तरंग होती हैं।
दो तरीके की वेव्स होती हैं, या तो यहां पर पॉजिटिव वेव होंगी या यहां पर नेगेटिव। और तरंग तीन अलग अलग उन्हें नाम दिया गया। एक का नाम दिया गया पी वेव, दूसरे का नाम दिया गया QRS कॉम्प्लेक्स पी तरंग या QRS सम्मिश्र या टी वेव या टी तरंग। आपसे पूछा जाए ECG क्या है? ECG हार्ट की एक्टिविटी का रिकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये उस मशीन का नाम है और जिसके अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड होगा। इसी ECG को EKG के नाम से भी जानते हैं। याद रहे एक वर्ड और भी होता है जिसे बोलते हैं EEG, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफ। ये EEG रियली में ये ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग्स हैं। ब्रेन एक्टिविटी को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। अब आपको पता लग गया ECG का दूसरा नाम EKG, ये हार्ट से रिलेटेड है। EEG ब्रेन से रिलेटेड है। इसके पास ECG के पास में तीन लीड है, या बाईं कलाई, दाईं कलाई और बाएं टखने पर बांधी जाएगी। आवेश के बेसिस पर दो तरंग है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तरंग का अलग अलग नाम दे रखा है, पी वेव, QRS और टी वेव। यहां पर जो तरंगे हैं और EEG में इसको बोलते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड थीटा। EEG में 4 प्रकार की तरंग होती है, जबकि ECG में 3 प्रकार की ही तरंग है। पी तरंग QRS कॉम्प्लेक्स, टी तरंग ये आलिंद के विध्रुवण से संबंधित है। QRS नीले के विध्रुवण से संबंधित है। टी तरंग नीले के पुनः ध्रुवण से संबंधित। ध्रुवण को यहां पर बोल रहे बेटा डिपोलर कंडीशन। विध्रुवण मीन्स डिपोलर कंडीशन और पुनः ध्रुवण मीन्स रीपोलर कंडीशन। एक बार नोट करें इन सभी चीजों। आपसे कहा जाए ECG का दूसरा नाम EKG। ECG स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ग्राफिकल एक्टिविटी। इन्थोवेन ने सबसे पहले बताया कि इसके पास 3 प्रकार की लीड, जिनको 3 अलग अलग जगह पर बांधा जाएगा। आवेश के बेसिस पर इसमें 2 प्रकार की तरंग और नेम के बेसिस पर 3 प्रकार की। तीनों प्रकार की तरंग क्या क्या दर्शा रही हैं? पी तरंग आलिंद के विध्रुवण को, QRS नीले के विध्रुवण को, टी तरंग नीले के पुनः ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, ये वर्ड जो आपको सुनने को मिल रहे डिपोलर और रीपोलर,
एक नजर इन पे डाल लेते हैं कि डी पोलर और री पोलर है क्या। तीन वर्ड है, विध्रुवण, ध्रुवण, एंड पुनः ध्रुवण। देखिए बेटा, समझे इसको ध्यान से। कोई एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ अलग चार्ज और अंदर की तरफ अलग चार्ज, इस कंडीशन को हम पोलर कंडीशन बोलते हैं। ये हम मान के चल रहे रेस्ट की कंडीशन, विश्राम की अवस्था। जैसे ही इस कंडीशन को हम रिवर्स करते हैं, इसको क्या कर दिया, रिवर्स, तो हमारे पास क्या मिलेगा, बाहर की साइड नेगेटिव, अंदर की साइड क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो ये बाहर की साइड नेगेटिव और अंदर की साइड जो पॉजिटिव मिला है, तो इसे बोलते हैं डी पोलर कंडीशन, और ये कंडीशन है एक्शन की कंडीशन। और जैसे ही इस डी पोलर कंडीशन से वापस रिवर्स होगा, तो हमारे पास वापस कैसी कंडीशन आ जाएगी, रेस्ट की कंडीशन। बाहर की साइड पॉजिटिव, अंदर की साइड, पहली वाली कंडीशन दोबारा आई है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पुनः ध्रुवण। इसका मतलब ये भी कैसी कंडीशन है, रेस्ट की कंडीशन। आप अभी कुछ समय के लिए मान के चलें कि ये कंडीशन एक्शन की है और ये कंडीशन रेस्ट की। तो रेस्ट की कंडीशन में बाहर की तरफ सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे ही एक्शन की कंडीशन में, तो यहां पर सोडियम क्या हो गया होगा, इनफ्लक्स, और ये वापस कंडीशन जो रिगेन कर रहा है, यहां पर क्या हुआ होगा, पोटेशियम इफ्लक्स। पोटेशियम के बाहर जाने से वापस पहली वाली कंडीशन आ गई। पहली वाली कंडीशन में क्या था, सोडियम बाहर ज्यादा था। एक्शन की कंडीशन में क्या हुआ, सोडियम अंदर की साइड आ गया, तो पॉजिटिव आयन अंदर मूव कर गया। यहां बाहर की तरफ था तो पॉजिटिव आयन यहां पर था। और इफ्लक्स यदि कर रहा है तो इसका मतलब ये बाहर जाएगा, बाहर की साइड। इसके बारे में डिटेल में हम एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, कार्यात्मक विभव की बात करेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल विश्राम विभव की बात करेंगे, नर्व इंपल्स के अंदर जो तंत्रिका आवेग का संचरण कैसे होगा, उस चैप्टर के अंदर हम इसकी डिटेल बातें करेंगे। अभी केवल ये मान के चलें कि रेस्ट की कंडीशन में ऐसा, रीपोलर रेस्ट की कंडीशन में ऐसा, और डीपोलर कंडीशन में ऐसा। क्लियर?
देखिए बेटा अब एक एक पॉइंट। ये हमारे पास में पी वेव है, ये हमारे पास में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ये हमारे पास में टी वेव। मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। पी वेव क्या है? डी पोलर ऑफ ऑरिकल। क्यू आर एस क्या है? डी पोलर ऑफ वेंट्रिकल। और टी क्या है? रीपोलर ऑफ वेंट्रिकल। तीन अलग अलग पॉइंट, पी, क्यू आर एस और टी। जो यहां पर पी वेव है, तो पी से लेकर यहां से लेकर ये एक टाइम गैप मिल गया, यहां से लेकर यहां तक का टाइम गैप मिल गया, यहां से लेकर यहां तक का टाइम गैप मिल गया, और यहां से लेकर इसे नाम दे दिया हमने फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट क्या है? पी क्यू। सेकंड क्या है? क्यू आर। थर्ड क्या है? आर एस। फोर्थ क्या है? एस टी। इसे पी क्यू इंटरवल के नाम से जानते हैं। क्यू आर क्लियर है मेरी बात? क्या डी पोलर ऑरिकल, डी पोलर वेंट्रिकल और रीपोलर वेंट्रिकल। इसमें अलग अलग इंटरवल डिसाइड कर दिए कि ये एक समय अंतराल है, ये एक समय अंतराल है, एक समय अंतराल है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी वेव किसको प्रदर्शित कर रही है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि इन वेव में चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। कैसे कैसे वो भी देखें। पी वेव जो है ये नॉर्मल फॉर्म में ऐसी है और इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। क्या काम ने? जो पी तरंग है, ये पी तरंग इस तरीके से दिखाई दे रही है और ये एलिवेटेड फॉर्म में ऐसी बन गई। तो ऐसे का इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ऑरिकल का साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दूसरा है क्यू आर, मीन्स यहां पर ये क्यू आर है और क्यू आर कुछ इस तरीके से हो गया है। पहले वाला तो पी,
नॉर्मल कंडीशन से क्या हो गया, ऐसा। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी क्यूआर की, क्यूआर कंडीशन ऐसी हो गई, क्यूआर जो है वो क्या हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिकल का साइज इंक्रीज हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तीसरा पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट है टी वेव फ्लैट हो गई, इस तरीके से टी वेव आ रही थी और ये ऐसी हो गई, तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो क्या हो गई है, कम हो, और बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, इसी को इसके मिया कंडीशंस भी बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात यहां तक। आपसे पूछा जाए पी वेव किसको दर्शाती है, ओरिकल के डी पोलर को, क्यू आर एस वेंट्रिकल के डी पोलर को, टी वेव रीपोलर। जहां पर भी ये पोलर, इसका मतलब सिस्टोल मान के चले आप, ये डिपोलर है, इसका मतलब भी क्या मान के चले, सिस्टोल, और रीपोलर का मतलब क्या मान के चले, मीन्स ये आलिंद के संकुचन से रिलेटेड, ये नीले के संकुचन से रिलेटेड, और ये नीले के शिथिलन से रिलेटेड। एक इंटरप्रिटेशन और भी हो सकता है, ये एस टी इंटरवल है, ये ओरिजिनल पोजीशन से नीचे आ गए हो, यदि ओरिजिनल पोजीशन से, तो हम कह सकते हैं एस टी जो है वो सप्रेस हो गया, इसका मतलब भी है ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो। और यदि इसी का अपोजिट हो जाता, एस टी सेगमेंट इस तरीके से एलिवेट हो जाता, इसका मीनिंग है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। मैंने अलग अलग 5 बातें बताई। यदि पी वेव एलिवेट हुआ, ओरिकल का साइज बढ़ गया, क्यू आर एलिवेट हुआ, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, टी वेव फ्लैट हुई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, एस टी सेगमेंट सप्रेस हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, और एस टी सेगमेंट एलिवेट हुआ, ऊपर उठा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो डिफरेंट एक्टिविटी जो ईसीजी में रिकॉर्ड की जाती है, उन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। तो समझ में आया ईसीजी और ईकेजी क्या है और वो किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। देखो बेटा, इससे कैसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं।
ये मान लो आपके पास में ईसीजी की रिकॉर्डिंग, ये किसको रिप्रेजेंट, पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी पॉजिटिव है, एस नेगेटिव है, क्यू नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझे। यहां से लेकर यहां तक का टाइम गैप जो है वो कितना होगा? जीरो 0.8 सेकेंड। इसी के अंदर कौन कौन सी इवेंट आ जाएंगी? ऑरिकुलर सिस्टोल वाली इवेंट भी, वेंट्रिकल सिस्टोल वाली भी, और जॉइंट कार्डियक साइकिल में हमने स्टडी किया था ऑरिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट कार्डियक डायस्टोल। अब आपने ये देखा तो ये लेंथ 0.8 सेकंड की है और आपको टोटल लेंथ 1 मिनट की दे दी जाए तो उसके अंदर आप केवल ये काउंट कर लो, QRS कॉम्प्लेक्स, और जो QRS कॉम्प्लेक्स काउंट करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, आप हार्ट बीट उस व्यक्ति की निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार बीटिंग किया, क्योंकि 0.8 सेकंड में एक सिंगल बीट का टाइम पीरियड है और उस व्यक्ति का हमने 1 मिनट की रिकॉर्डिंग ले ली, उसमें कितने QRS कॉम्प्लेक्स है हार्ट बीट को डिसाइड कर देगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये भी है कि यहां से लेकर पी वेव स्टार्ट हुआ तो ये ऑरिकल को और ये वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब 1 साइकिल कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करेगा। अब कंटिन्यूअसली इस तरीके का प्रेजेंटेशन आ रहा है, इस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं पिप पिप पिप, इस तरीके की रिकॉर्डिंग आ रही है। अब मान लो इसके बाद रिकॉर्डिंग ही नहीं आई और ये ऐसा हो गया, स्टेट हो गया, तो हम कह सकते हैं दिस कन्वर्टेड इनटू, इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल जो है वो क्या हो गया, स्टॉप। इसका मतलब उस व्यक्ति की बीटिंग क्या हो गई है, स्टॉप, और इसी को नाम दिया गया है कार्डियक अरेस्ट। क्लियर है मेरी बात? तो ईसीजी की रिकॉर्डिंग से हम हार्ट बीट को भी काउंट कर सकते हैं, पल्स को भी काउंट कर सकते हैं, कार्डियक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया तो कार्डियक एक्टिविटी अगर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो कार्डियक अरेस्ट, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड और भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी ध्यान से समझे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी कैसे पूछेगा वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने हार्ट की 2 तरीके की साउंड सुनी, एक सुनी लब और एक सुनी डब। लब साउंड कहां पर आएगी हम और डब साउंड कहां पर आएगी, इसका मतलब फर्स्ट साउंड और सेकंड साउंड, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आप याद रखें इस वाले पॉइंट पर फर्स्ट और इस वाले पॉइंट पर सेकंड। फर्स्ट साउंड को नाम क्या दिया था, लब। सेकंड साउंड को नाम क्या दिया था, डब। तो फर्स्ट साउंड कहां पर आएगी, इस आर वाले पॉइंट पर, और सेकंड कहां पर आएगी, टी वाले पर।
थोड़ी देर के लिए एक बार ये भी समझे कि ये साउंड किस तरीके से आ रही है और कैसे जनरेट होगी। देखिए बेटा, ये हमारे पास में 4 चैम्बर है। क्लियर? यहां पर इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, यहां पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब यहां से ब्लड आया 1, 2 और 3, बताया था मैंने आपको। सुपीरियर वेना कहवा है, इंफीरियर वेना कहवा है, कॉर्नरी साइनस है, वहां से ब्लड आया। और इस पॉइंट में कहां से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से, क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा है? लेफ्ट, और ये वाला पार्ट कौन सा है? राइट। ये एट्रियम या आलिंद वाला है और ये वेंट्रिकल या नीले वाला पोर्शन। अब आलिंद से नीले की तरफ आए, यहां से ब्लड यहां पर आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? पहले पॉइंट बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड क्या होने चाहिए? ओपन। अब जब ये ब्लड यहां पर आया, वेंट्रिकल्स में आ गया, तो ब्लड कहां पर है? वेंट्रिकल में फिल हो रहा है। जैसे वेंट्रिकल में फिल होगा, आप बताओ प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ये प्रेशर इंक्रीज होने से रिजल्ट क्या आएगा? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्या हो जाएंगे? क्लोज। और ये कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेंगे? फर्स्ट साउंड। अब देखो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड आया, आलिंद से नीले में ब्लड आया, तो उससे भी, और दूसरी साइड ये प्रेशर इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या था? कि VSB होगा। इसका मतलब वेंट्रिकल जो है सिस्टोल भी करेगा। BC और TC ओपन होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल में फिल हुआ, वेंट्रिकल में फिल हुआ तो प्रेशर बढ़ा, साथ साथ में वेंट्रिकल क्या कर रहा है? सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो BC और TC क्या हो गया? अब वेंट्रिकल सिस्टोल आप बताओ बेटा कहां पर आता है? ये तो ऑरिकल का पार्ट है वेंट्रिकल, इसीलिए फर्स्ट साउंड यहां पर सुनाएगा। अब क्या होगा? यहां पर BC और TC क्लोज हो गए, तो इसका मतलब यहां से ब्लड बॉडी में, और यहां से ब्लड कहां चला गया? लंग्स में। क्योंकि BC और TC क्लोज होने पर सेमी लूनर वाल क्या होंगे? ओपन, और ओपन होने से वो ब्लड कहां चला गया? लंग्स में और बॉडी। अब आप बताओ बेटा, वेंट्रिकल का ब्लड
बॉडी और लंग्स में चला गया तो वेंट्रिकल क्या हो गए, खाली। वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में मैं कह सकता हूं वेंट्रिकल में अब ब्लड कम हो गया है तो वापस क्या होगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो बीसी एंड टीसी वापस क्या होंगे, ओपन। बीसी एंड टीसी ओपन करेंगे तो वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में आ गया, वेंट्रिकल रिलैक्स कर गया। और ऐसे में वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो सेमी लूनर वाल क्या होंगे, क्लोज। और सेमी लूनर वाल क्लोज होंगे तो कौन सी साउंड सुनाई देगी, सेकंड। और सेकंड साउंड वेंट्रिकल रिलैक्स कहां करता है, जहां पर वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन आता है वो कहां पर आ रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाए हार्ट की फर्स्ट साउंड इस ईसीजी में कहां पर, आर पर, सेकंड साउंड इस टी पर सुनाई दी। दोबारा समझे, ओरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आया, वेंट्रिकल भर रहे हैं अभी, तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या है, ओपन। अब जैसे ही वेंट्रिकल भर गए तो वेंट्रिकल में ब्लड भरने के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल किया और प्रेशर बढ़ा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या हो गए, क्लोज। क्लोज होती फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, सेमी लूनर वाल ओपन है तो वो ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए और बॉडी में ऑक्सीजनित रक्त पहुंच जाएगा। अब इनमें पहुंचने के बाद वेंट्रिकल में प्रेशर क्या हो गया, कम, वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स। अब ओरिकल से ब्लड कहां पर आएगा, वेंट्रिकल में, तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या हो जाएंगे, ओपन। तो सेमी लूनर वाल क्या होंगे, क्लोज। सेमी लूनर वाल क्लोज होंगे तो सेकंड साउंड सुनाई देगी। इसीलिए इस ईसीजी में फर्स्ट यहां पर आर पॉइंट पर, सेकंड। समझ में आ गई मेरी बात। तो ईसीजी से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और जैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने यहां पर आपसे बातें की। तो समझ में आया होगा सभी को ईसीजी या ईकेजी क्या है और किस तरीके से इसमें हार्ट की रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करें। अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं यहां पर। हार्ट के अंदर कुछ डायग्रामेटिक देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे के जन्म के समय एग्जिस्ट करती हैं। और उसकी वजह से बच्चे के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। क्या क्या वो प्रॉब्लम्स है वो देखिए। ये हमारे पास इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टा है। बचपन में यहां पर ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो यहां के ब्लड को यहां, इसका मतलब यहां पर ब्लड कैसा था याद करो, प्योर या ऑक्सीजनेटेड। यहां पर ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर।
तो ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन ओवल। और लंबे समय तक यदि ये ओपन रह जाए तो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। साइनोसिस, धीरे धीरे एजिंग होती है, मीन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो ये फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद वहां पर इस तरीके की स्ट्रक्चर या धब्बा दिखाई देता है जिसे बोलते हैं फोसा ओवलिस। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोज। तो फोरामेन ओवल ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए है, लेकिन फोसा ओवलिस की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं हो सकता। दूसरा, यहां से जो ब्लड जाएगा वो कहां पर जा रहा है, लंग्स में, और यहां से जो ब्लड जाएगा वो कहां जाएगा, बॉडी। तो मैं कह सकता हूं हमारे पास एक साइड में बॉडी में ब्लड जा रहा है और एक साइड में लंग्स में ब्लड जा रहा है। इन दोनों को भी बचपन में अर्लियर फॉर्म में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में भी इस तरीके से कनेक्शन होता है। बॉडी में सप्लाई होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सी। लंग्स में जाएगा वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सी। इन दोनों का ब्लड की मिक्सिंग भी इसकी वजह से हो सकती है, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। और जैसे जैसे एजिंग होगी तो ये भी क्लोज हो जाता है। ये क्लोज होने के बाद बना लेता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो डक्टस आर्टेरियोरस की वजह से भी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, लेकिन लिगामेंटम आर्टेरियोसम की वजह से नहीं हो। तो इस तरीके के सेप्टा में डिफेक्ट आ सकता है, तो इसे बोलते हैं सेप्टा डिफेक्ट डिसऑर्डर। छोटे बच्चे में बोलते हैं ना, छोटे बच्चे में इसके दिल में छेद रह गया है, वो भरा नहीं है अभी। तो यदि ये नॉर्मल तरीके से भर जाए तो ठीक है, वरना इसको भरवाना पड़ता है, मीन्स इसको फिल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए इंटरऑरिकुलर सेप्टा पर जो डिफेक्ट था उसे नाम दिया फोरामेन ओवल, और ये क्लोज होने के बाद इसी को बोलते हैं फोसा ओवलिस। ये बॉडी को सर्कुलेशन हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टेमिक, लंग्स को हो रहा है तो पल्मोनरी। इन दोनों को कनेक्ट करने वाली डक्ट का नाम क्या दिया, डक्टस आर्टेरियोसस। और जैसे ही ये क्लोज हो जाएगी तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम। कहने का मतलब क्या हुआ, फोरामेन ओवल और डक्टस आर्टेरियोसस की वजह से भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो सकते हैं, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होने के चांसेस। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।